हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी पहले मिली थी। एक मैनुअल है, एपोथेकेरी डायरीज करके। उसमें से एक छोटी सी स्टोरी पर किसी ने मुझे एक एफएफ बनाने की रिक्वेस्ट की थी। अब जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनका मैसेज तो मेरे पास है लिखा हुआ, लेकिन मैं उनका नाम भूल गई। अगर आप ये एफएफ सुन रही है तो प्लीज़ दोबारा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी शियान वांग स्टोरी होने वाली है। मतलब बॉटम हमारा प्यारा सा वांगजी और टॉप रहेगा वी फूशियान। तो चलिए इस स्टोरी को तुरंत ही शुरू कर देते हैं। रात का समय होता है, लगभग आधी रात का, और हमें कुछ पायल की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ घुंघरुओं की आवाज़, और सभी लोग डर से अपने अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये समय घोस्ट आवर्स होते हैं, जहाँ पर रात में घोस्ट किसी किसी लोगों को पजेस करके उन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सभी कॉन्क्यूबाइंस जो कि पैलेस में रहती थी, सभी डर के अपने अपने चेम्बर्स में चली गई। दरवाजे बंद कर लिए गए और वो घुंघरू की आवाज़ तेज होने लगी। ये पैलेस था वेन रूहान का। उसकी इतनी सारी कॉन्क्यूबाइंस, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, सभी लोग इसी पैलेस में रहते थे। उसकी फर्स्ट वाइफ की तो कब की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद बस सारी कॉन्क्यूबाइंस ही बची थी, जो आपस में हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। ऐसे में एम्परर वेन रूहान का फेवर पाने के लिए छोटे से छोटे सर्वेंट से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक, ऑफिशियल तक, सभी लोग वेन रूहान की चापलूसी करने में लगे रहते। यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी। वेन रूहान के अपने 2 बच्चे थे फर्स्ट वाइफ से, जिनमें से एक था वेनशु और दूसरा था वेनचाओ। इन दोनों भाइयों की भी अपने पिता के नज़र में आने के लिए हमेशा होड़ लगी रहती, और उनकी वाइफ्स की भी। कॉन्क्यूबाइंस तो एक अलग ही मसला था, लेकिन दोनों की जो मेन वाइफ है, फर्स्ट वाइफ, उन दोनों के बीच में हमेशा ये होड़ लगी रहती कि कौन वेन रूहान के ज़्यादा फेवर में आती है, और वेन रूहान किसको लेडी ऑफ द हाउस यानी फुरेन का टाइटल दे देता है। और इसके लिए दोनों हमेशा ही कोई ना कोई तरकीब निकालती थी, यहाँ तक कि उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए भी आपस में कम्पीट करना पड़ता था। कौन इस फैमिली को वारिस देगा, एक लीगल हायर देगा। इसीलिए दोनों हमेशा आपस में लड़ती रहती थी, कंसीव करती थी। कभी बेटी हुई तो शायद किस्मत से उसे किसी और राज्य के साथ लॉयल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता, या फिर शायद अपने ही किसी मंत्री के साथ। राजाओं की बेटियों की किस्मत ऐसी ही होती है, पर बेटों की किस्मत अलग होती है। जो सबसे पहला बेटा होगा उसे अच्छे से सिखाकर वंश बढ़ाने की, राजपाट चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। कुछ इसीलिए सभी क्वींस में, कॉन्क्यूबाइंस में कंपटीशन चलता रहता। पर सिर्फ बहुएं ही क्यों, खुद वेन रूहान भी क्या कम था? औरतों के प्रति क्या उसकी आसक्ति कम हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। उसके पास न जाने कितने ओमेगास थे, कितने सारे लोगों को उसने अपने हरम में भर्ती करके रखा था। ऐसी बहुत सारी औरतें थीं जो वेन रूहान के एक झलक के लिए तरस जाती थी। उन्हें किसी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग का हिस्सा करके हरम में शामिल तो किया जाता, पर वेन रूहान किसी के साथ भी लॉयल नहीं था। वो बस एक रात का प्लेजर ढूंढता और फिर उन्हें दिलो दिमाग से ऐसे निकाल देता जैसे वो यहाँ पर कचरे के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुछ इसी तरह से वेन रूहान ने अपने बच्चों को, मतलब वेनशु और वेनचाओ को, लान क्लान से लड़ने के लिए भेज दिया। वेनचाओ तो रास्ते में अपनी कॉन्क्यूबाइंस के साथ बिजी हो गया, लेकिन वेनशु लान क्लान पर हमला करने के लिए चला गया, जहाँ से उसने लान क्लान की ब्यूटी लांझा को कैद कर लिया। लान क्लान की सेफ्टी के लिए लांझा खुद से वेनशु के साथ चला गया। वैसे तो वेनशु लांझा को देखते ही उस पर लट्टू हो गया,
मतलब उसका ईमान डोल गया। वो नहीं चाहता था कि लांझा को अपने पिता के सामने ले जाया जाए। पर आजकल वेन रूहान डेमोनिक कल्टीवेशन में ज़्यादा बिजी रहता था। वो अपने कॉन्क्यूबाइन या फिर किसी और पर ध्यान नहीं देता था। इसलिए वेंशु को लगा था लांझा को अगर वो वेन रूहान के सामने प्रेजेंट करेगा तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो वेन रूहान लान प्लान को जीतने के लिए, कॉन्कर करने के लिए वेंशु को कोई इनाम दे देंगे। ऊपर से लांझा को भी वो वेंशु को ही सौंप देंगे, यह सोचकर कि ये ब्यूटी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी अपने कल्टीवेशन से। वेंशु तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ वेंचाओ, जो उसे लगातार चल रहा था, ये सोचकर कि कहाँ वो अपने क्वींस के साथ बिजी हो गया, और इधर वेंशु लान प्लान का एक नायाब ओमेगा, रेयर मेल ओमेगा कॉन्कर करके ले आया। वेंचाओ को तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने का मौका तक नहीं मिला। इस चीज से वेंचाओ पहले ही दांत पीस रहा था। वो दरबार में आने की बजाय सीधा जियांग लैंड पर आक्रमण करने के लिए चला गया। इधर वेंशु लांझा को लेकर वेन रूहान के सामने आ गया। वेन रूहान अपने कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा बिजी था। उसने अपने सिंहासन के पीछे ही एक पोर्टल बना रखा था, जहां से वो सीधा अपने डेमोनिक केव में चला जाता और वहां पर लगातार डार्क एनर्जी का कल्टीवेशन करता रहता। जब भी वेन रूहान को समन करना होता, बुलाना होता, तब वेंशु वेनचाओ सिंहासन के सामने कई कई घंटों तक नील डाउन करके बैठे रहते, अपने पिता को आवाज लगाते रहते। तब कहीं जाकर वेन रूहान अपना मेडिटेशन कंप्लीट करके बस सिंहासन पर बैठने के लिए आ जाता, वरना तो वो सारा समय ही अपने डेमोनिक केव में बिताता। उसी तरह से वेंशु भी नील डाउन करके कितने सारा समय सिंहासन के सामने बैठा रहा, अपने पिता को आवाज लगाता रहा। तब कहीं जाकर वेन रूहान अपने डेमोनिक केव से बाहर निकला और आकर सीधा सिंहासन पर बैठ गया। उसके बॉडी से पूरी डार्क एनर्जी एमिट हो रही थी। उसके रोब्स हवा में लहरा रहे थे। खुले हवा में लहराते हुए बाल और लाल आंखों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था। इतना भयंकर कि उसे देखकर लांझा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वेन रूहान जो आकर सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसे अपने सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हर तरफ बस लाल ही लाल रंग दिखाई दे रहा था। पर उस सबके बीच में उसे बस एक हल्की सी टिमटिमाती सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी। इसलिए वो घूर कर उसी रोशनी की तरफ देख रहा था, जो कि कोई और नहीं, हमारा लांझा था। उसकी सोल, जो कि पूरे डार्क वर्ल्ड में बिल्कुल एक सफेद रोशनी की तरह थी, बस वही वेन रूहान को महसूस हो रही थी, दिख रही थी। इसलिए वो घूरते हुए लांझा को देखे ही जा रहा था। इधर वेंशु वेन रूहान से कह रहा था कि किस तरह से उसने लान प्लान को अपने घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। उसने लान प्लान को कॉन्कर कर लिया है। साथ ही साथ वो लान प्लान की एक नायाब ब्यूटी लांझा को अपने पिता के सामने प्रेजेंट कर रहा है। वेन रूहान को ये सारी बातें भी सही से सुनाई नहीं दे रही थी। दरअसल वो जिस डेमोनिक कल्टीवेशन के पाथ पर निकला था, वो कल्टीवेशन उस पर हावी हो रहा था। उसके सारे सेंसेस को वो अपने काबू में कर रहा था। उसके कानों में लगातार एक गूंज सी उठ रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। इसलिए वेंशु की बातें भी उसे सही से समझ नहीं आ रही थी। ऐसे में वेन रूहान ने बस हाथ से इशारा करके वेंशु को वहां से जाने के लिए कहा। पर जैसे ही वेंशु के पीछे पीछे लांछा चलने लगा, तो वेन रूहान ने आवाज लगाते हुए कहा, रुक जाओ। तो वेंशु रुक गया, उसके साथ लांझा भी। वेंशु को तो लगा था कि लांझा अब उसे मिल ही गया है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बना के रख सकता है और उसका भरपूर आनंद ले सकता है। पर हुआ कुछ उल्टा ही। जैसे ही वेंशु को वेन रूहान ने रुकने के लिए कहा, वेंशु ने अपने दांत पीस लिए, पर अपने पिता के सामने वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता, इसलिए चुपचाप रुक गया। जैसे ही वेंशु रुका, लांझा भी रुका। तो वेन रूहान समझ गया कि ये जो कुछ भी लान ब्यूटी की बात हो रही है, ये यही है। पर वेन रूहान को तो उसकी सोल चाहिए थी, ताकि वो अपने ऊपर ये ब्लैक मैजिक का जो असर हो रहा है उसे प्यूरिफाई कर सके और फिर अपने सेंसेस को भी वापस पा सके। इसलिए उसने वेंशु से कहा, तुम अपने साथ
ये क्या लेकर आए हो? वेंशु ने वापस से बो डाउन करते हुए कहा, मैं लान क्लान की ब्यूटी लांझा को लेकर आया हूँ। ये एक रेयर मेल ओमेगा है और फादर, मैं इसे आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से जीत का तोहफा है आपके लिए। अब वेनरोहा ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें ये तोहफा कबूल है। वेंशु तो दांत पीसते हुए रह गया, क्योंकि लांझा को तो उसे पाना था। पर खैर, उसके पिता ने उसका तोहफा कबूल कर लिया, उनका फेवर उसे मिल गया, तो ये ऐसे ओमेगास तो आते जाते रहेंगे। ये सोचकर वेंशु ने वापस से बो डाउन किया और वहां से चला गया। अब लांझा चुपचाप वही दरबार में खड़ा रहा, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, जिसके सारे रोग हर तरफ से कई जगह पर कटे फटे थे, खून से लाल हुए थे। पर उसका प्राइड अभी भी कम नहीं हुआ था। वो बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट खड़ा था। उसके दिल में अभी भी कोई मैल नहीं था। हाँ, बस बहुत सारा गुस्सा भरा था इस वेन क्लान के लिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसे इतनी सारी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। पता नहीं उसके क्लान के लोग कैसे होंगे, क्योंकि लांछा ने अपने सभी क्लान के लोगों को लान क्लान की एक सेफ केव में छुपा कर रखा था। बस वो ही अकेला था जो केव के बाहर उन्हें गार्ड कर रहा था। लांचरेन जियांग क्लान से मदद लेने के लिए वहां से चले गए थे और लान जिचेन अपने स्क्रोल की रक्षा करते हुए कहीं और छुप गए थे। बस लांझा अकेला था जो अपने लोगों की रक्षा के लिए वहां पर डटा रहा और इसीलिए पेंशु के हाथ लगा। पर वक्त ऐसा था कि लांझा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। उसे यकीन था लान क्लान के लोग कुछ दिनों तक तो सरवाइव कर ही जाएंगे। तब तक लांझा कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से निकल लेगा। इसलिए वो चुपचाप वेन रोहान के सामने खड़ा था कि बस उसे एक मौका मिलना चाहिए, फिर तो वो यहाँ से भाग ही जाएगा। दूसरी तरफ वेन रोहान भी लांझा को देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसने अनाउंस कर दिया, ये लान क्लान का ओमेगा, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं जल्द ही इससे मैरिज करूंगा। शादी की बात सुनते ही सब लोग चौंक गए। वेन रोहान, जिसकी उम्र कुछ 70-75 साल की होगी, और ये लड़का, ये शायद से 18 साल का भी नहीं होगा, तो वेन रोहान इससे शादी कैसे कर सकता है? पर क्योंकि वेन रोहान एक एम्परर है और उसके बिस्तर तक जाने के लिए, उसका फेवर पाने के लिए लोग मर मर जाते हैं, अपने बच्चों तक को बेच देते हैं, तो उन सब के लिए ये सब चीज़ अलग नहीं थी या फिर बुरी नहीं थी। सब लोग लांचो को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। तुरंत ही उसके रहने के लिए एक पैलेस का इंतजाम कर दिया गया। साथ ही साथ उसे बहुत सारे नौकर चाकर भी मिले। खासकर कुछ ऐसे लोग भी मिले जो लांचा पर सिर्फ और सिर्फ नजर रख रहे थे, वेंशु और वेंचाओ की बदौलत। महल में ये बात फैलते देर नहीं लगी कि लान क्लान का ओमेगा जल्द ही वेन रूहान की सेकंड वाइफ बनने जा रहा है, या फिर यूं कहो इकलौती करंट वाइफ बनने जा रहा है। बाकी की कॉन्क्यूबेंस तो काफी ओल्ड हो चुकी है, उनके ग्रैंडसन्स तक आ चुके हैं। पर वेन रूहान ने किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। पर ये लान ओमेगा सच में नायाब है, इतना खूबसूरत है कि वेन रूहान का ईमान डोल गया। अब वेंशु, जो लांझा को जीत कर लाया था, वो तो दांत पीसते रह गया, क्योंकि लांझा उसे भी चाहिए था। दूसरी तरफ वेन चाओ की एक बहुत ही लॉयल कॉन्क्यूबाइन थी, लिंग चाओ। और लिंग चाओ अपने मास्टर के लिए, वेन चाओ के लिए लांझा को चाहती थी। इसलिए वेंशु, उसके पैलेस, और वेन चाओ, उसके पैलेस की हेड लिंग जाओ, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर शुरू हो गई। लांझा को जीतने के लिए उन सब ने अपने अपने स्पाइस लांझा के पैलेस में भेज दिए। लांझा बेचारा अकेला यहाँ पर पूरे वेंस और उनके लॉयल डॉग्स के बीच में सिमट कर रह गया कि अब वो करे तो क्या करे। उसके पास बस 3 दिन का समय था, जिसके बाद उसकी मैरिज वेन रूहान के साथ होने वाली थी। वैसे उसे अपनी खुद की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी बस अपने क्लान की, कि किसी तरह से वो यहाँ से निकलकर पूरे लान क्लान को सेव कर पाए। या तो अंकल उन्हें ढूंढ ले, या फिर किसी तरह से लान जिचेन ढूंढ ले। पर उसे किसी भी बात का भरोसा नहीं था। पता नहीं लान जिचेन कहाँ होंगे, लान शिरेन जियांग क्लान में पहुंचने में सफल हो भी गए होंगे या नहीं। और इधर लांछा, जो कि खुद ही किसी और का कैदी बनकर
यहाँ पर आ चुका है, फंस चुका है। लांझा इसी परेशानी में था। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। अब ब्राइड को अगर ऐसे घाव हो तो उसकी शादी कैसे होगी और वो अपने हस्बैंड को प्लीज कैसे कर पाएगी। इसीलिए लांझा के पास वेन क्लास से एक डॉक्टर भेजे गए, वेंचिंग। वैसे तो वेंचिंग वेन रूहान की दूर के कजिन की बेटी थी। कहने को तो वो वेन क्लान की प्रिंसेस थी, लेकिन उसके साथ प्रिंसेस जैसा थोड़ा भी व्यवहार नहीं होता था। उसे बस एक नौकर की तरह रखा जाता था। जल्द ही वेंचिंग ने अपने एंसेस्टर्स की मेडिकल नॉलेज दिखाई और फिर उसे एक डॉक्टर का दर्जा दे दिया गया। फिर वेन क्लान में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते, वेंचिंग उन सबको सुलझाती। उसे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी मिलने लगी थी। वैसे उसका छोटा भाई हमेशा बीमार रहता था, इसलिए उसे मजबूरन यहीं इसी क्लान में रहना पड़ता था, वरना तो वो अपने भाई का ख्याल कैसे रख पाएगी। वेंचिंग कीचड़ के कमल की तरह बिल्कुल साफ दिल की लड़की थी। जब उसे बताया गया कि उसे वेन रोहान के नए वाइफ की केयर करनी है, उसके हेल्थ को बेहतर बनाना है, तो वेंची को लगा ये भी बाकी के कॉन्क्यूबाइंस की तरह होगी। और जैसे कि उसकी भाभियाँ उसे रिक्वेस्ट करती है कि किसी कॉन्क्यूबाइन का गर्भपात कराना है, किसी के कॉन्क्यूबाइन के बच्चे को मार डालना है, किसी को लव पोशन देना है या फिर किसी को पॉइजन देना है। वेंचिंग को ऐसी अजीबोगरीब रिक्वेस्ट आती रहती थी और वेंचिंग बस सहाय करके उन सबको पूरा करती रहती थी, क्योंकि उसे भी तो सरवाइव करना था। इसलिए जब उसे ऑर्डर मिला कि उसे पैलेस में आई हुई नए ओमेगा की केयर करनी है, तो वो भी हमेशा की तरह अपनी सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके तंज कसते हुए उस तरफ चल दी। उसके दिमाग में था कि ये नई लाइफ जरूर ही अंकल के लिए कुछ ना कुछ चाहती होगी, मतलब या तो लव पोशन या तो ब्यूटी सीक्रेट्स या ऐसा ही कुछ। पर जैसे ही वो लांझा के पैलेस में पहुंची, उसने एक बिल्कुल सफेद कपड़े पहना हुआ एक छोटा सा लड़का देखा, 17-18 साल का, जो कि चेहरे से बहुत ही मासूम लग रहा था। वैसे ही पेंची को अपने छोटे भाई की याद आ गई। उसका भाई भी तो बिल्कुल ऐसे ही मासूम था। तो वो अचानक से शांत हो गई। मतलब उसके दिमाग में जो कुछ भी डाउट्स चल रहे थे, वो थोड़े से शांत हो गए और वो लांजा की तरफ चल दी। इधर लांजा उससे कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तक कि उसने वेंचिंग को ग्रीट भी नहीं किया, जबकि उसे पता था वेंचिंग वेन रूहान की भतीजी है। तो एक तरह से वो उसकी रिलेटिव हुई होने वाली, पर उसके चेहरे पर कोई इंडिफरेंट लुक नहीं था। वो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल ब्लैंक चेहरे के साथ। तो वेंचिंग ने सामने से लांजा को बो डाउन करते हुए कहा, प्रणाम, आपका वेन महल में स्वागत है। लांजा ने बस वेंचिंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर वेंचिंग को थोड़ा सा अजीब लगा। उसे लगा कि शायद इस पर्सन को मैं पसंद नहीं आई। तो वेंचिंग ऐसे ही उसे बात करने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, तुम्हें ये सब चोटें किसने दी है? लांजा को ऐसा लगा कि जैसे ये लड़की मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। क्या इसे पता नहीं है कि ये सब चोटें वेंशु की वजह से आई है? वेंचिंग ने लांजा के पैर की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे? राजा ने चौंक कर वेंचिंग की तरफ देखा। तो वेंचिंग ने कहा, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की बदौलत तुम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, इससे तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। बेहतर है तुम नीचे बैठो, तुम मुझे इंस्पेक्ट करने दो। राजा ने अब भी वेंचिंग की बात नहीं सुनी। तो वेंचिंग के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी तरफ से दोनों उंगलियां घुमाकर लांझा पर एक अटैक कर दिया, जिससे लांझा की वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पैरों में बह रही थी, उसका फ्लो टूट गया और लांझा गिरने लगा। तो वेंचिंग ने तुरंत ही उसे बैठने के लिए अपने पैरों से धक्का देकर एक चेयर पास कर दी और लांझा उस पर गिर गया। वेंचिंग ने कहा, मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मैं सब कुछ देख सकती हूँ, जान सकती हूँ। वैसे वेंचिंग इन सब चीज़ों का कभी भी इस्तेमाल उन लोगों के सामने नहीं करती थी
जो कि इसके वर्दी नहीं थे, खासकर उसकी भाभियाँ या फिर उसकी वो सारी आंट्स जो कि वेन रूहान की नाम की कॉन्क्यूबाइंस है। वेंचिंग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं समझती थी, पर लांझा इतना स्ट्रबन था। ऊपर से उसकी कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, इसलिए वेंचिंग को ये सब शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा लांछा के ऊपर। इधर लांछा ने जैसे ही अपने आप को ग्राउंडेड पाया, तो वो वेंची की तरफ हॉरिफाइंगली देखने लगा, मतलब खासकर चौंक कर देखने लगा। और वेंचिंग ने लांछा के पैरों के ऊपर से उसका रोब हटाया, तो पाया लांछा के घुटने पर और उसके काल्व्स पर एक बहुत ही गहरा मार्क है, किसी के पीटने का मार्क। ये देखकर वेंचिंग ने लांछा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें इतनी गहरी चोट आई है, ये सब। लांछा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वेंचिंग को लांछा का ये फेस देखकर बहुत ही गुस्सा आया कि उसके जैसे रिनोड डॉक्टर को, जो कि सबकी इतनी हेल्प करती है, लांछा बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा। ऐसा कैसे? पर वो यहाँ लांझा के पास ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकती थी। उसे बस लांझा की वुंड्स को हील करना था, इसलिए उसने तुरंत ही अपने कुछ सर्वेंट से कह दिया कि लांझा के लिए हीलिंग वाटर, वार्म वाटर प्रिपेयर कर दिया जाए। तो जैसा कि उसने कहा था, लांझा के लिए हीलिंग वाटर प्रिपेयर कर दिया गया। पर लांझा, जो वो चेयर पकड़कर बैठा था, वो उठा ही नहीं। वेंचू ने कहा, उठो नहा लो। लांझा ने कोई जवाब नहीं दिया। वेंचू ने कहा, ऐसे तो तुम और बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारे वुंड्स भी ठीक नहीं होंगे। लांझा ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। अब वेंचिंग खुद से ही बड़बड़ाने लगी, क्या ये पागल हो चुका है? इसे मैं कितनी बार कह रही हूँ, पर ये सुनता ही नहीं है। वेंचिंग लांझा के सामने गई तो लांझा ने मुंह फेर लिया। वेंचिंग वापस से उसके चेहरे के सामने गई और कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? लांझा ने कुछ भी नहीं कहा। तो वेंचिंग ने कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें उठाकर उस बाथटब में पटक दूंगी। लांझा को अब भी कोई सीरियसनेस नहीं थी, मतलब वेंचिंग के पावर्स को वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो वेंचिंग ने सच में लांझा को उठाया और जाकर बाथटब में फेंक दिया। अब लांझा भीगी बिल्ली की तरह बिल्कुल वहां पर बैठ गया। तो वेंचिंग उसके वुंड्स को ठीक करने लगी। जहां जहां पर तलवार से कटने के निशान थे, वो वहां वहां एक सॉफ्ट मलमल का क्लॉथ लेकर वो उन चीज़ों को साफ करने लगी, सारे वुंड्स को क्लीन करने लगी। वो हीलिंग वाटर में थोड़ी सी स्टिंगिंग सेंसेशन हो रही थी, इसलिए लांझा थोड़ी सी आह भर रहा था, कराह रहा था। और वेंचिंग उसे कह रही थी कि तुम पागल हो, तुम्हें कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देती क्या? कितनी जिद करते हो? तो लांछा ने कहा, क्या फ़ायदा, बेहतर होगा तुम मुझे कोई पॉइजन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊँ। वेंचुर ने कहा, बस इतने से हार मान गए? मुझे लगा ही था कि तुम भी मुझसे कोई ना कोई डिमांड करोगे ही करोगे। चिंता मत करो, मैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लव पोशन भी दे सकती हूँ, जिससे तुम्हारा हस्बैंड यानी मेरे अंकल तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। इस पर लांछा बुदबुदाया, एक बूढ़े के पीछे पागल होने के लिए मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। वेंचू ने कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है। तो लांछा ने वापस से अपना मुंह फेर लिया। तो वेंचू ने कहा, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? क्या तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं है? लांछा वेंचू की तरफ देखकर बोलने लगा, यकीन? वो क्या होता है? मेरे अपने लोग कहीं पर फंस गए हैं, मुझे अपनी फैमिली का कोई पता नहीं है। ऐसे में मैं खुद की फिक्र करूं या अपनी फैमिली की? वेंचू ने कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? तो लांछा ने कहा, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? वेंचू ने कहा, देखो, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, इसी तरह से मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इनके जैसी हूँ। तुम बेझिझक मुझसे कोई भी हेल्प ले सकते हो, जितना मैं कर पाऊंगी मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूंगी। लांछा ने वेंचिक की तरफ देखा। वेंचिक की आंखों में सच्चाई थी। लांछा ने कहा, मेरे लोग एक केव में फंसे हुए हैं, क्या तुम उन्हें निकालने में मेरी हेल्प कर सकती हो? वेंचिक ने कहा, देखो, अगर कोई तुम्हें उंगली दे तो उसे पूरा का पूरा खा नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मैं पैलेस से बाहर नहीं जा सकती।
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बटरफ्लाई मैसेज भेज सकती हूँ। अगर इस तरह से तुम मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो ठीक है। लांचा ने कहा, ठीक है, तो क्या तुम मेरे लिए एक बटरफ्लाई मैसेज भेज दोगी? पेंचू ने कहा, किसे भेजना है? तो लांचा ने कहा, लांस सिचुएन को। पेंचू कुछ सोचने लगी, फिर बोली, तुम गुस्सू से हो? लांचा ने एक नज़र वेंचिन की तरफ देखा कि ये मुझे पहचान नहीं पाई। फिर लांचा ने अपने उस मतलब जो रोब अभी उसने निकाला था उसकी तरफ देखा। सच में उसका तो बहुत बुरा हाल था। लांचा का फॉरहेड रिबन भी उसके माथे पर नहीं था और वेंचिन ने कभी उसे पहले देखा भी नहीं होगा, तो वो कैसे पहचानेगी? लांचा ने कहा, हाँ। वेंचिन ने कहा, क्या तुम लांस सिचेन हो? लांचा ने कहा, नहीं। वेंचिन ने कहा, फिर तुम कौन हो? तो लांचा ने अपना नाम बताया, मेरा नाम लान वांगची है। तो वेंचिंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए जोर से शेक करने लगी और कहने लगी, लान वांगची, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लांचा चौंक कर वेंचिंग की तरफ देखने लगा। तो वेंचिंग ने कहा, मेरा नाम वेंचिंग है और मैं लान सिचेन की डिसाइपल बनना चाहती थी। तुम ये बात जानते हो? लांचा ने कहा, मैं कैसे जानूंगा? वेंचिंग ने कहा, अरे हाँ, तुम कैसे जानोगे? पर पर मैं ना गुस्सू की लाइब्रेरी में पढ़ने आना चाहती थी, पर कभी आ ही नहीं पाई। राजा ने कहा, क्यों? गुस्सू में तो हमेशा समर में लेक्चर्स होते हैं, तुम वहां पर आ सकती थी। पेंचक ने कहा, हाँ, पर मेरे पास कोई रिकमेंडेशन नहीं था। अगर मेरे अंकल मेरे रिकमेंडेशन को पास कर देते तो मैं भी गुस्सू में पढ़ने आती और फिर मैं लास्ट सीजन से शादी कर लेती। राजा चौंक कर वेंचिन की तरफ देखने लगा। उसने कहा, क्या तुम लांस सिचन को जानती हो? वेंचिन ने कहा, जानती तो नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कि लांस सिचन होने वाले क्लान लीडर है और अगर मैं उनसे शादी कर लेती तो गुसु की सारी मेडिकल नॉलेज मेरी होती और जिसके बाद मैं वहाँ की सारी किताबें पढ़ती और बहुत नए नए तरीके सीखती लोगों को हील करने के। लांचा ने कहा, तुम सिर्फ इसलिए लांस सिचन से शादी करना चाहती थी? वेंचिन ने कहा, मैंने कहा ना, हर किसी के अपने अपने रीजंस होते हैं, इसी तरह से मेरा भी रीज़न है, पर हाँ, मैं उनके साथ पूरी तरह से लॉयल रहती। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भाई से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा। वेंची ने राजा की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ से फ्री होने की कोशिश करोगे? राजा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं? वेंची ने कहा, कहीं तुम दिन में सपने तो नहीं देख रहे हो? यहाँ से तुम फ्री होगे क्यों भला? जब अंकल को तुम्हारी ज़रूरत है तो वो तुम्हें क्यों जाने देंगे? राजा ने कहा, ऐसे भी मुझ में क्या है? तुम्हारे अंकल को मेरी ज़रूरत क्यों ही पड़ेगी और वो अपनी इतनी बूढ़ी आयु में मुझसे शादी करना क्यों चाहेंगे? वेंचिंग ने कहा, तुम खुद को कल्टीवेटर कहते हो और तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए? राजा ने कहा, क्या? वेंचिंग ने कहा, उन्हें तुम्हारी सोल चाहिए। राजा ने चौंक कर वेंचिंग की तरफ देखा तो वेंचिंग ने कहा, हाँ, मैं एक हीलर हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे अंकल का प्रॉब्लम क्या है। वो डिमोनिक कल्टीवेशन करने की वजह से अपने सारे सेंसेस खोने के कगार पर है। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सही से सुनाई नहीं देता और तुम्हारी सोल उन्हें बहुत ही प्योर लगी, इसलिए वो अपने डेमोनिक कल्टीवेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए तुम्हारी सोल निकालना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी मैरिज हो रही है और वो तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करेंगे? राजा की तो पूरी धरती हिल चुकी थी। मतलब उसे तो लगा था कि किसी तरह से वो 2-3 दिन तक सरवाइव कर लेगा और यहाँ से भाग जाएगा। मतलब वेन रोहान 70-75 साल की उम्र में कुछ करेगा, ऐसा तो राजा को बिल्कुल भी नहीं लगा था। उसे तो लगा था कि वो वेन रोहान को या तो मार डालेगा या किसी ना किसी तरीके से यहाँ से भाग जाएगा। पर जब उसकी सोल पर बात आ रही है, उसे मार देने वाला है, तो राजा क्या ही करे? उसने वेंची का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या इसे इससे छूटने का कोई कोई उपाय नहीं है? वेंची ने कहा, उपाय तो है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो परफॉर्म भी कर पाऊंगी। राजा ने कहा, क्या मतलब? वेंची ने कहा, देखो, मेरे अंकल को तुम्हारी सोल दिखाई देती है जो कि बहुत ही प्योर है, तो हमें तुम्हारी सोल टर्निश करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारी सोल खराब नहीं हो जाती तुम मेरे अंकल के काम के हो, और अगर एक बार तुम्हारी सोल खराब हो गई फिर तो तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे। तब
या तो वो तुम्हें मार डालेंगे या फिर तुम्हें किसी और को सौंप देंगे। लांचा ने फिर से एक बार वेंचिंग की तरफ देखकर कहा, किसी और को सौंप देंगे? वेंचिंग ने कहा, हाँ, यहाँ पर ऐसे ही होता है। जो भी कॉन्क्यूबाइन या फिर जो भी कोई सर्वेंट एम्परर के दिल को नहीं भाती या फिर उसका उसके ऊपर से दिल उठ जाता है तो वो किसी को प्रेजेंट दे देते हैं ताकि वो सब लोग एम्परर के लॉयल रहे। इसी तरह से एम्परर ने अपनी बेटियों की शादी भी करवाई है और बहुत सारे पॉलिटिकल रिश्ते भी जोड़े हैं। लांचा ने कहा, तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? वेंचू ने कहा, हाँ, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ उसी रात पहली बार वो घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ी और लगभग सभी लोगों को, पहले तो लोगों को लगा कि ये इस आवर में कौन आवाज़ कर रहा है। कुछ सर्वेंट्स बाहर भी देखने के लिए आए और जल्द ही उनकी क्यूरियोसिटी डर में बदल गई, क्योंकि कुछ देर तक तो घुंघरू की आवाज़ आती रही। फिर एक सफ़ेद फरिश्ते जैसा कुछ आसमान से उतरा, जिसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। पर कुछ ही देर बाद उस सफ़ेद फरिश्ते से एक लाल रंग का कुछ धुआं सा निकला, कुछ काले रंग का धुआं सा निकला और फिर जल्द ही वहाँ पर बहुत सारी चीखें सुनाई देने लगी। सब लोग इस बात से इतने ज़्यादा डर गए कि उनके बीच में एक डर का माहौल सा छा गया कि रात के उस पहर को कोई भी बाहर नहीं आया। दूसरी तरफ इधर वेन्निंग और लांजा दोनों ही चुपचाप लांजा के पैलेस में आ गए, उसके चैम्बर में, जहाँ पर वेंचिन पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही थी। हाँ, ये सब इन तीनों की रची रचाई साजिश थी, जिससे सबसे पहले तो लांजा आसमान से उतरा, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा तो कोई नहीं देख पाया, पर उसके कपड़े देखकर सबको ऐसे लगा कि कोई एंजल आसमान से उतर रहा है। पर जल्द ही उस एंजल ने कुछ रौद्र रूप धारण कर लिया, जो कि कोई और नहीं, वेन्निंग था। और उन दोनों ने कपड़ों का कुछ ऐसा मायाजाल रचा कि सब लोगों को डर के अलावा कोई और इमोशन समझ ही नहीं आया। बस महल में हर तरफ ये चर्चा फैल गई कि पैलेस में कोई तो ऐसा भूत है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब तो हो रहा था पेन क्लान में, चिशान में। दूसरी तरफ जियांग क्लान में, जहाँ वेंचाओ जियांग क्लान को कॉन्कर करने के लिए निकला था, जियांग क्लान ने उनका बहुत ही बहादुरी से सामना कर लिया। वेंचाओ लगभग डिफीट होने के कगार पर आ गया था, पर वो आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। तभी उसके पास उसकी लॉयल कॉन्क्यूबाइन का मैसेज पहुंच गया कि महल में कोई भूत आ गया है। वेंचाओ को इस चीज़ पर यकीन तो नहीं हो रहा था, पर उसकी कॉन्क्यूबाइन उसे झूठ क्यों बोलेगी। इसलिए वेंचाओ ने वहाँ पर जियांग क्लान में एक समझौता कर लिया कि वो जियांग क्लान से एक ऑफिशियल को वेन क्लान में लेकर जाएगा, जो कि वेन क्लान में रहकर जियांग क्लान को रिप्रेजेंट करता रहेगा। दोनों क्लान के बीच में शांति बनी रहेगी। उसी तरह से वेन क्लान से भी एक पर्सन को जियांग क्लान में भेज दिया जाएगा। इधर वेंचाओ की एक डिमांड थी और जियांग क्लान में दूसरी तरफ मैडम यू अपने दोनों बच्चों के सामने कह रही थी, हमें वेन क्लान की बात मान लेनी चाहिए। चंचा और विभूषण दोनों भी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी माँ के सामने आते हुए कहा, माँ, आप ये क्यों कह रही है? हम तो वेंझाओ का अच्छे से सामना करवा रहे हैं, फिर आप किस बात से डर रही है? मैडम यू ने अपने दोनों बच्चों को शांत करते हुए कहा, आज तो हम वेंझाओ का सामना कर रहे हैं, पर हम वेन राज्य का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे हम वेंझाओ को हरा कर यहाँ से भगा भी क्यों न दे। पर अगर वो अपना बैकअप लेकर आया या फिर वेन राज्य से कोई उसके लिए सहायता लेकर आया या वेन चाओ ही दोबारा लौट कर आया या फिर हमने उसे मार भी दिया और वेन राज्य की तरफ से हम पर दोबारा हमला हुआ, तब हम वेन राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा छोटा सा जियांग राज्य ऐसे कुचला जाएगा जैसे हाथी के पैरों तले घास कुचली जाती है। विभूषण और जंगशा दोनों भी इस बात को भली-भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने भी वेंचाओ के साथ ये समझौता करने का फैसला किया। अब दोनों भाई आपस में लड़ने लगे कि वेन राज्य में जियांग राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएगा। जंगशा खुद जाना चाहता था
पर वी-वुशियान ने उसे किसी तरह से समझा बुझाकर यह कह दिया कि वैसे भी मैं जियांग राज्य का अगला एम्परर नहीं बनने वाला या क्लैन लीडर नहीं बनने वाला, तो बेहतर होगा कि मैं ही चला जाऊं। जंगशा भरी हुई आंखों से अपने भाई को अलविदा कहते हुए कह रहा था कि तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, मेरे सेनापति बनकर। तो तुम्हें वेन राज्य से अपनी बात करके वापस लौटना है, याद रखना। ये वुशियान उसे समझा रहा था, पर उसे मन ही मन ये भी पता था कि वो कभी भी वेन राज्य से लौट नहीं पाएगा। पर चाहे जो हो, वो अपने माता-पिता, अपने छोटे भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए वो चुपचाप पेंचाओ के साथ चल दिया। पर पेंचाओ का मन इतने से नहीं भरा। वैसे खुरापाती तो वो शुरू से ही था, साथ ही साथ घमंडी भी बहुत था। इसलिए जाते वक्त वो बेवुशान को बेवजह तंग करने लगा। जब वो सब लोग यूरियल माउंट्स के ऊपर से उड़ रहे थे, पेंचाओ ने हंसते-हंसते अपने दोस्त वेंजुलियो से कहा, चलो हम इसे यहाँ से फेंक देते हैं, देखते हैं ये जिंदा भी रह पाएगा या नहीं। और सच में उन सब ने बेवुशान को तलवार से नीचे फेंक दिया। वेंजुलियो ने कहा, पर मास्टर, अगर आप इसे नीचे फेंक देंगे तो फिर अपने पिता के सामने क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यह सुनकर पेंचाओ कुछ सोचते हुए बोला, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये कहकर वो जैसे ही मुड़ा, विभूषण उसके सामने था। पेंचाओ ने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? तो विभूषण बस हल्के से स्मग करते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? मैं तो आप ही के साथ था। पेंचाओ को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने विभूषण को वापस से अपनी तलवार पर खड़े रहने के लिए कहा और फिर वो चट्टान की तरफ निकले। अगले दिन जैसे वेंशु ने लान वांगजी को वैन रोहान के सामने प्रेजेंट किया था, बिल्कुल वैसे ही वेन चाओ नील डाउन करके खड़ा था और उसके बगल में खड़ा था वी बुशियान, जो वैन रोहान के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में वैन रोहान आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करने लगा कि वहां पर आज कौन है, उसका कौन सा बेटा उसके सामने समन हुआ है। वैन चाओ ने कहा कि पिताजी, मैं आपके लिए जियांग क्लान से एक ऑफिशियल लेकर आया हूँ। ये हमारे बीच में एक बॉन्ड कायम करेंगे। ये यहाँ रहकर आपकी सेवा करेगा। वैन रुहान ये सब चीजें समझने की कोशिश कर रहा था कि वेन चाओ आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पर जैसे ही उसने गौर से सुनने की कोशिश की, अचानक से उसके कानों में जितनी सारी आवाजें आ रही थी, वो शांत हो गई और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी साफ हो गई और वो साफ तरीके से अपने सामने देखने लगा। उसका बेटा, जिसे उसने कई सालों पहले देखा था, अभी काफी बड़ा लग रहा था। वो उसके सामने झुका हुआ था और उसके बगल में एक और लड़का काले कपड़े पहने हुए उसी की तरफ घूर कर देख रहा था। वेन रोहान की नजर अपने बेटे पर नहीं बल्कि उस काले कपड़े पहने हुए लड़के पर गई। उसने कहा, तुम कौन हो? तो वी भूषण ने उसके सामने बिल्कुल सीधे खड़े होते हुए कहा, मेरा नाम वी भूषण है। वेन रोहान ने कहा, क्या तुम ब्लैक मैजिक को कंट्रोल कर सकते हो? वी भूषण ने बड़ी ही अदब से उसके सामने झुकते हुए वो करते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं ब्लैक मैजिक को कंट्रोल कर सकता हूँ। वेन रोहान को इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वो वी भूषण को अपनी तरफ आने के लिए इशारा करते हुए बोला, अगर तुम सच में इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम है। विभूषण एक एक कदम वेन रोहान की तरफ बढ़ने लगा। इधर वेन चाओ और बाकी सभी दरबारियों को ऐसा लग रहा था कि विभूषण खतरनाक भी साबित हो सकता है। पर विभूषण जैसे ही सिंहासन के पास गया, वेन रोहान और वो दोनों भी गायब हो गए। सीधा उस केव में चले गए जहाँ पर वेन रोहान मेडिटेट किया करता था। विभूषण ने अपनी सारी एनर्जी को लगाकर, जो कि वेन चाओ के उसे ब्यूरियल माउंट्स में फेंकने के बाद उसे मिली थी, उस सारी एनर्जी को लगाकर उसने उस केव में जितना भी ब्लैक मैजिक फैला हुआ था उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इस चीज का उसके शरीर पर बहुत ही बुरा असर हो रहा था। उसके शरीर पर
एक काली जाल के जैसा कुछ डिज़ाइन बन रहा था। उसकी सारी नर्व्स फटने को आई थी, पर वेन रोहान पीयूषियान से लगातार कह रहा था कि उसे उस डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब करते रहना है। पीयूषियान की जैसे ही हालत खराब होने लगी, वेन रोहान को लगने लगा कि वो वहाँ पर जो भी ब्लैक स्मोक फैला हुआ है वो फिर से घना होते जा रहा है। इसलिए वो पीयूषियान को उस केव से बाहर लेकर आया, वापस से सिंहासन के सामने। वेन रोहान अब सिंहासन पर बिल्कुल अपराइट बैठा हुआ था, काफी स्वस्थ लग रहा था। दूसरी तरफ विभूषण की हालत खराब थी। उसके मुंह से खून आ रहा था, आंखें बंद थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। वेन रोहान ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वेंचाओ ने विभूषण को किसी तरह से संभाल लिया। वेन रोहान ने कहा, इसे जिंदा रखना, इसकी जान को कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, ये मेरे बहुत काम का है। वेंचाओ भी अब विभूषण को लेकर वहां से जाने लगा। उसके पिता उससे खुश हुए हैं, उसे रिवॉर्ड देना चाहते हैं या कुछ और, क्योंकि उनके चेहरे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर वो पहले से स्वस्थ लग रहे थे और भूषण की हालत खराब हो रही थी। ये देखकर वेंचा को कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि चलो, उसने जो आदमी लाया है वो उसके पिता के कुछ तो काम आ रहा है। इधर विभूषण की हालत देखकर उसे भी ट्रीट करने के लिए पेंचिंग को बुलाया गया। पेंचिंग ने सबसे पहले तो विभूषण के शरीर पर काफी जगह पर एक्यूपंक्चर नीडल्स लगाई। विभूषण पूरी तरह से बेहोशी की हालत में था और पेंचिंग लगातार अपने मेडिटेशन से, अपने कोर से उसका इलाज करते जा रही थी। उसे समझ आया कि विभूषण ने बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है। ये देखकर पेंचिंग इतना तो समझ गई कि विभूषण को ट्रीट करना उसके अकेले की बस की बात नहीं है। उसने अपने छोटे भाई को भी मदद में ले लिया। पेन्नी वैसे तो ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाता था, मतलब वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था, पर जैसे ही उसने विभूषण को देखा, उसकी एनर्जी को देखा, उसने वेंचिंग से कहा, लान और काका, यहाँ पर लान काका को बुलाना चाहिए, हम गुंजन इसका इलाज कर सकते हैं। वेंचिंग ने कहा, हम गुंजन? तो वेनिंग कहने लगा, लांझा, लांझा का नाम हंगवंजुन है। वेंचू ने कहा, पर वो तो पैरिस से बाहर भी नहीं आ सकते, ऐसे में उन्हें हम यहाँ पर कैसे बुलाएं? वेनिंग ने कहा, उसकी चिंता आप मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में वेनिंग भेस बदलकर पूरे सफेद कपड़े पहनकर लांझा के कमरे में आ चुका था और उसने अपने कपड़े लांझा को पहनने के लिए देकर कहा, श्रीजी को आपकी जरूरत है, जल्दी कीजिए। ये सुनकर पांचू ने तुरंत ही पेन्नी के कपड़े पहनकर वहां से पेंची की तरफ चल दिया। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और पेन्नी की तरह ही उसने अपने काफी सारे बाल अपने चेहरे पर लाकर रखे थे, इसलिए कोई उस पर शक भी नहीं कर पाया। पांची चुपचाप पेंची के चैम्बर में दाखिल हुआ, जहाँ पर विभूषण का इलाज चल रहा था। पेंची खुद भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि विभूषण लगातार उसकी स्पिरिट एनर्जी को भी कंज्यूम किया जा रहा था। इधर हमोजून जैसे ही उस कमरे में आया, उस कमरे का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही बदल गया, जैसे कि दो असीमित शक्तियों के बीच में एक जंग सी छिड़ गई हो। राजा की प्योर एनर्जी और विभूषण की डार्क एनर्जी आपस में लड़ने को दौड़ रही थी। पेंचिंग को इस चीज का अंदाजा हो गया और उसने वांगजी के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए वहां से जाने का फैसला किया। बस वांगजी से इतना कहा कि अपना ख्याल रखना। वांगजी, जो कि बिल्कुल ही प्योर एनर्जी से बना था, बिल्कुल वाइट एनर्जी से बना था, वो भी भूषण की तरफ देख रहा था। उसने भूषण के करीब जाते हुए उसकी एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश की, पर भूषण की एनर्जी बहुत ही हावी हो रही थी, वांगजी से भी संभल नहीं रही थी। वांगजी ने कोशिश बहुत की कि किसी तरह से मेडिटेशन के थ्रू भूषण की एनर्जी पूरी तरह से शांत की जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो वांगजी के पास अभी कोई और रास्ता नहीं था, तो भूषण के पास गया और उसके कपड़े खोलने लगा। उसे व्यंजन की बताई हुई बातें याद आ रही थी कि वांगजी की सोल को टर्निश करना पड़ेगा, उसे जानबूझकर
काला करना पड़ेगा या फिर रोन करना पड़ेगा जिससे वो पेन रोहान की नज़रों में ना आए। वांजी भी भूषण की तरफ देखकर सोच रहा था, अगर इसके सोल से मेरे सोल पर कोई आघात हो जाए तो मेरी सोल ज़रूर ही बिखर जाएगी। और इसी तरह से वांजी ओशियन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करने लगा, पर जो कि वो अभी छोटा था और उसकी पढ़ाई भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए उसे सोल कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाया। फिर उसने भूषण के हाथ पर हाथ रखकर उसे बॉडी कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की, पर वो भी उसे कम्प्लीटली नहीं हो पाया क्योंकि बॉडी कॉन्टैक्ट बनाने के लिए दोनों हाथों का मिलना और दोनों लोगों का कॉन्शियसनेस में होना ज़रूरी था। अब वांगजी ने तीसरा रास्ता अपनाया। जब कोई भी चीज़ काम नहीं करती तब नॉर्मल ह्यूमन की तरह कंज्यूमेशन करना पड़ता है और वांगजी इसी मेथड को अपनाना चाहता था। इसलिए ओशियन की ब्लैक एनर्जी को उसने अपने बॉडी में कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों की यिंग और यांग एनर्जी एक ही लेवल पर आ जाए। इधर वांगजी जब ये सारी कोशिशें कर रहा था, वी वुशियान का जो वो स्टेज था, मतलब जैसे वो अनकॉन्शियस हुआ था, उस पर वो डार्क एनर्जी हेवी हो गई थी। वो थोड़ा सा होश में आ गया। जैसे ही उसने वांगजी को अपने सामने देखा, उसका हाथ पकड़े हुए, तो वी वुशियान तुरंत ही उठकर बैठ गया और उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। उसे पूछा, तुम कौन हो? वुशियान की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हार्श थी और उस पर जैसे कोई और चीज़ हावी हो रही थी, वो पजेस हो रहा था। वांगजी ने वुशियान का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम हंगवन जुन है। तो वी वुशियान ने कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हंगवन जुन ने कहा, तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वुशियान को इस चीज़ पर यकीन नहीं हुआ। उसे हंगवन जुन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसकी ब्लैक एनर्जी सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वुशियान ने तुरंत ही वांगजी का गला पकड़ लिया, तो वांगजी ने बस अपनी आंखें बंद कर ली। वुशियान ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो वांगजी ने वुशियान को कुछ भी विरोध नहीं किया, बल्कि वो वैसे ही बिल्कुल शांत वुशियान के सामने खड़ा रहा। वुशियान को ऐसा लगने लगा कि वांगजी अब भी उसके साथ कोई तो माइंड गेम खेल रहा है। वुशियान ने वांगजी को जिस बेड पर वो लेटा हुआ था, उसी पर पिन कर दिया और उसके पीछे आ गया। वांगजी अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। इनफैक्ट ये सब चीज़ें जैसे वांगजी के प्लान का हिस्सा थी। वो वुशियान की बॉडी में फैल रही डार्क एनर्जी को प्रोवोक कर रहा था कि वो कितना ज़्यादा प्योर है और ये डार्क एनर्जी उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक बार अगर उसने वी वुशियान पर कब्जा कर लिया, फिर तो डार्क एनर्जी को पेन रोहान के पास लौटना ही पड़ेगा और फिर पेन रोहान उस डार्क एनर्जी को अपने सर्वेंट बनाकर रखेगा। वांगजी लगातार वुशियान को प्रोवोक करते जा रहा था और वुशियान के अंदर की डार्क एनर्जी वांगजी को कोई सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने वांगजी के दोनों हाथ उसके सर के ऊपर पिन कर दिए। वांगजी अभी भी वुशियान को देखकर कनिंगली मुस्कुरा रहा था, कोई चैंटिंग कर रहा था, जिससे वुशियान के सर में दर्द होने लगा। इनफैक्ट उस डार्क एनर्जी को हंगवन जुन से खुद के लिए खतरा महसूस होने लगा, तो उसने हंगवन जुन के कपड़े एक तरह से शैटर करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वांगजी उसी बेड पर पिन था, बिना कपड़ों के। वुशियान उसके ऊपर आ चुका था और वो किसी तरह से वांगजी को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भी लगातार वुशियान को प्रोवोक कर रहा था, लगातार उसे वही करवा रहा था जो कि वो चाहता है। वांगजी चुप नहीं हो रहा है, ये देखकर वुशियान एक ही स्विफ्ट मोशन के साथ वांगजी के अंदर आ गया। वांगजी इतनी जोर से चिल्लाया कि बस पैलेस में सब लोगों के कान के पर्दे फट जाने थे, पर जो कि वेंजिंग ने इस पूरे चैम्बर को साइलेंस स्पेल से कवर कर दिया था, इसलिए वांगजी की चीख वहीं पर दबकर रह गई और उसकी चीख सुनकर
फिर वूशान के अंदर जो डार्क एनर्जी थी वो भी कहीं न कहीं सैटिस्फाई हो गई। अब ऐसी जगह उसे लगातार चाहिए थी, उसे वांगजी को सबक सिखाना था। वूशान ने वांगजी पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया, यहाँ तक कि वांगजी ने जैसे ही होश संभाला, जैसे ही वो उस पेन से यूज्ड टू हो गया, वो वापस से वूशान को प्रोवोक करने लगा। उसे कहने लगा कि वो वांगजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उल्टा वांगजी को इस चीज़ से और भी ज़्यादा पावर मिलेगी। वूशियान ने एक हाथ से वांगजी को पलटकर उसे पेट के बल लिटा दिया और वो फिर से वांगजी पर और भी ज़्यादा प्रेशर लगाने लगा। इधर वांगजी यही चाहता था, हालांकि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी वो लगातार वूशियान को प्रोवोक करते ही जा रहा था। कुछ ही देर में वूशियान कांपने लगा, उसके अंदर की एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में सही से चैनलाइज होने लगी। उसने एक चेन का शेप ले लिया और वो उसकी बॉडी में फैलने लगी, उसके हर एक नस में जाकर वो उसके साथ कंबाइन हो गई और वूशियान धीरे धीरे उस एनर्जी को कल्टिवेट करने लगा। वांगजी अभी भी उसके साथ था। अब वूशियान बिल्कुल सीधे खड़ा था। वांगजी ने किसी तरह से खुद को संभाला और वूशियान को बेड पर लेटने के लिए कहा। अब वांगजी उसके ऊपर आ चुका था। वूशियान अब एक ट्रांस स्टेट में चला गया था और वांगजी लगातार उसे कॉन्शियस रहने के लिए कह रहा था। साथ ही साथ वो वूशियान के ऊपर लगातार बाउंस भी करते जा रहा था। वूशियान की पूरी एनर्जी को वो उनके बॉडी कॉन्टैक्ट के ज़रिए अपने बॉडी में भी चैनलाइज कर रहा था, जिससे जो चैन वूशियान की बॉडी में बन रही थी, उसी चैन का एक सिरा यांग एनर्जी का बनने लगा और डीएनए में जैसे स्पाइरल होता है, बिल्कुल वैसे ही एक सिरा यिंग एनर्जी का बिल्कुल डार्क कंजम्पशन का फॉग की तरह था और दूसरा सिरा बिल्कुल ही लाइटनिंग की तरह था और उसी तरह से उन दोनों के शरीर में वो सारी एनर्जी चैनलाइज होने लगी, उन दोनों के शरीर से घूमने लगी और दोनों भी इस डुअल कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने लगे। जब तक कल्टीवेशन पूरी तरह से ख़त्म हुआ, दोनों बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। जब वेंचिंग उस चैम्बर में वापस लौटी तो उसने उन दोनों को बिल्कुल ऐसी हालत में देखा जैसे कि किसी को भी नहीं देखना चाहिए, पर जो कि वो एक हीलर थी और वो जानती थी कि ये डुअल कल्टीवेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, खासकर ऐसे नौसिखियों के लिए जिन्होंने पहले कभी भी कल्टीवेशन नहीं किया है। स्पिरिट्स बॉन्ड बनाना, ये सब कुछ सीखा है पर आधा अधूरा सीखा है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वेंचिंग भी ये सब चीज़ें समझती थी, साथ ही साथ वो ये भी देख पा रही थी कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, तो वो चुपचाप उनके ऊपर ब्लैंकेट से ढककर वहाँ से चली गई। कुछ देर तक वो उन दोनों को ऐसे ही जुड़े हुए रहने देना चाहती थी। अब वांगजी आज रात परफॉर्म करने के लिए, मतलब रात में जो वो लेजेंड उन्होंने बना रखा था, जो घुंघरू की आवाज़ें आती थी और फिर वहाँ पर एक घोस्ट अपीयर होता था, उस सब के लिए वांगजी तो प्रेजेंट नहीं था। तो आज रात इस सब की जिम्मेदारी वेनिंग और वेंचिंग दोनों ने अपने सिर पर ले ली। वेंचिंग ने सफ़ेद कपड़े पहन लिए और वेनिंग ने हमेशा की तरह अपने रेड एंड ब्लैक रोब्स पहन लिए और फिर वो पूरे वेन क्लान में घूमने लगे, डांस करने लगे। हालांकि इस बार ज़्यादा लोगों ने उन्हें देखा, पर एक डर का माहौल बन गया जिससे सभी लोग उस लेजेंड को मारने लगे और वेन रूहान तक भी उनकी शिकायतें चली गई। पर जब तक वेन रूहान वहाँ पर पहुँचता, वो लेजेंड तो गायब हो चुका था। सभी लोग अब भी डर रहे थे और वेन रूहान बस इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। खैर, वो जब अपने सिंहासन से उतर ही चुका था, तो उसने अपने राज्य के बारे में भी बहुत कुछ जाना। वैसे उसे ये सब जानने की ज़रूरत तो नहीं थी, उसके बच्चे अच्छे से पूरे राज्य को संभाल रहे थे, जैसे कि वेन रूहान को एक्सपेक्टेड था। सब लोग उससे डर रहे थे, उसके सामने बो डाउन कर रहे थे। दूसरी तरफ वेंची तो इस चीज़ में लगी हुई थी कि वांगजी को जल्द से जल्द उसके चैम्बर में कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हो ना हो वेन रूहान अपनी न्यू वाइफ के चैम्बर में तो जाएगा ही जाएगा उससे मिलने के लिए। तो किसी तरह से
वेनिंग और वेंजिंग। प्लान वांगजी को उसी हालत में वी ओशियान से अलग करके उसके चैम्बर में ले गए। जब तक वेन रोहान का स्वागत सत्कार हो रहा था, वो वांगजी के बेडरूम तक जा रहा था, तब तक तो वांगजी बेड पर आकर लेट चुका था, चुपचाप। वेन रोहान जैसे ही वांगजी की तरफ गया तो उसने देखा वांगजी बेड पर आराम से लेटा हुआ है। उसने वांगजी की स्पिरिचुअल एनर्जी इस बार चेक नहीं की, पर उसका चेहरा देखकर ही वेन रोहान उस पर फिदा हो गया और उसने वांगजी के साथ शादी करने का जो डिसीजन लिया था उसको फाइनल कर दिया। यहाँ तक कि जो शादी वो 2 दिन बाद करने वाला था उसे वो कल ही करना चाहता था। तभी वेंजिंग सामने आई और वेन रोहान के सामने वो करने लगी। तो वेन रोहान पहले तो उसे पहचान नहीं पाए। वेंजिंग ने अपना परिचय दे दिया और कहा कि वो वांगजी की एनर्जी प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो वेन रोहान ने चौंक कर कहा, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा प्योर है, तो तुम किस चीज़ को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रही हो? तो वेंजिंग ने बिल्कुल भोले बनने का नाटक करते हुए कहा, नहीं, इसकी एनर्जी तो यांग एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, जिस वजह से ये डार्क होती जा रही है। वेनरोहा ने अब जाकर अपनी स्पिरिचुअल आइज खोली और वांगजी को देखा, तो सच में वांगजी की आधी प्योर एनर्जी टर्निश हो चुकी थी, ब्लैक बन चुकी थी। उसने वेंजिंग से पूछा, अगर ये प्यूरिफाई नहीं हुई तो? वेंजिंग ने कहा, फिर तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये तो आपकी पूरी की पूरी डार्क एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। फिर लैक ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी के चलते आपकी डेथ भी हो सकती है। वेन रोहान, जिसको अपनी डार्क एनर्जी पर इतना ज़्यादा फ़ख्र था, उसे ऐसा लग रहा था कि वांगजी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। पर वेंजिंग ने जो कुछ भी वेन रोहान के सामने कहा था, उसके लिए सारे सर्वेंट्स गवाह थे। वेन रोहान ने वेंजिंग को चैलेंज करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने इसकी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को देख लिया है। ये ज़रूर ही मुझे हील करने में मदद करेगा। वेंजिंग ने कहा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वांगजी जब से यहाँ पर आया है, वो पूरे वेंग क्लैन के डार्क एनर्जी को कंज्यूम करता जा रहा है। इस वजह से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से डार्क होने लगी है। आप चाहे तो खुद आजमा सकते हैं। वेन रोहान अब वांगजी के सामने गया और जैसे ही वो उस रेडियस में आ गया जहाँ पर वी बुशियान वेन रोहान की एनर्जी कंज्यूम किया करता था, वैसे ही वांगजी के अंदर के डार्क एनर्जी ने भी वेन रोहान के अंदर से उसी तरह से डार्क एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जैसे बी बुशियान करता था। और इस चीज़ से वेन रोहान को अपने अंदर एक पुल सा महसूस होने लगा, जैसे कि वांगजी उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वेन रोहान तुरंत ही उसके करीब से पीछे हट गया। वेंचर ने कहा, मैंने कहा ना, ये बहुत ही डार्क एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से इसकी सोल रनिश होती जा रही है। अब ये पहले की तरह वाइट सुप्रीम गॉड हंगवनजुन नहीं रहा। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से बिल्कुल नॉर्मल पीपल की तरह हो गया है। वेन रोहान ने इस बात पर वेंचिंग की तरफ देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इसका ख्याल रखना। वेंचिंग ने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इसके लिए हर्ब्स लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये सब चीज़ें कुछ भी काम नहीं कर रही है। वैसे वेन रोहान को बुरा तो लग रहा था कि इतनी खूबसूरत ओमेगा को वो खो दे रहा है, पर उसके लिए उसकी डेमोनिक कल्टीवेशन ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर वो वहाँ से लौट गया। साथ ही साथ उसने मैरिज को भी कॉल ऑफ कर दिया और अपना पूरा ध्यान भी वुशियान पर लगा दिया। अब हर दिन वुशियान का काम होता था वेन रोहान के साथ उस डार्क केव में जाना और वहाँ से बहुत सारी रिसेंटमेंट एनर्जी कंज्यूम करके आना, और फिर रात भर वांगजी का काम होता था उस एनर्जी को चैनलाइज करना और अपने बॉडी के थ्रू पास करना। फिर वेनिंग हर रात को एक स्पेसिफिक टाइम पर आधी रात को वो भूत वाला एक्ट परफॉर्म करता था। ये सब कुछ एक परफेक्ट सिंक में चल रहा था। सुबह तक कर जैसे ही वांगजी वुशियान की बाहों में गिर जाता, वुशियान उसके बालों पर हाथ फिरा था, माथे पर अपने होठों से फॉरहेड किस करता और फिर वांगजी की थकी हुई पलकों पर हाथ फिरा था।
और वांगजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। पहले पहल तो वांगजी में इतनी भी ताकत नहीं होती थी कि वो हल्की उठाकर वुशियान की तरफ देखे, पर धीरे धीरे वांगजी इन चीज़ों से इम्यून होने लगा। वो वुशियान की तरफ देखने लगा। वुशियान ने वांगजी के माथे पर हाथ फिराना शुरू कर दिया। कभी कभार वो उससे बातें करने की भी कोशिश करता और इसी तरह से दोनों धीरे धीरे दिन काटने लगे। उन दोनों को एक दूसरे के नाम पता चल गए, वो कहाँ से आए हैं ये भी पता चल गया। दोनों भी जानते थे दोनों ही एक दूसरे का क्योर है, खासकर वांगजी वुशियान का क्योर है, उसकी रिसेंटमेंट का क्योर है। वुशियान को जिंदा रहने के लिए वांगजी की ज़रूरत थी और वांगजी को यहाँ से निकलने के लिए वुशियान की ज़रूरत थी, पर दोनों के बीच में ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ था। एक स्पार्क था, एक लाइट थी, एक उम्मीद जो न सिर्फ वांगजी की आंखों में दिख रही थी बल्कि उसके पेट में भी पल रही थी। हाँ, वुशियान की रिसेंटमेंट ने एक फिटस का आकार ले लिया था वांगजी की कोख में। ये चीज़ जितनी खुशी देने वाली थी उतनी ही डरावनी भी थी। अगर इस चीज़ का वेन रोहान को पता चल गया तो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वुशियान, वांगजी और वेनजिंग ये सब लोग क्या कर रहे हैं। अब वेनजिंग ने जैसे ही पता लगा लिया कि वांगजी के पेट में वुशियान का बच्चा पल रहा है, वैसे ही वेनजिंग ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों को यहाँ से भागना पड़ेगा। वांगजी भी डर गया और तुरंत वुशियान को उठाते हुए बोला, चलो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर वुशियान ने वांगजी को थाम लिया। वेनजिंग ने शॉक होकर वुशियान की तरफ देखा तो वुशियान ने कहा, भागकर कहाँ जाएंगे। इस बात का जवाब किसी के भी पास नहीं था, क्योंकि वो जहाँ चाहे छुपे वेन रोहान वहाँ आकर उन्हें ढूंढ ही लेगा। तो वुशियान ने कहा, क्यों ना हम वेन रोहान को ही खत्म कर दे। वेनजिंग ने कहा, वो रिसेंटमेंट केव का मालिक है, ऐसे में अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो रिसेंटमेंट केव के जितने भी सारे स्पिरिट्स हैं वो सब लोग अनकंट्रोल हो जाएंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जब तक तुम उन सारे सोल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तब तक तुम वेन रोहान को खत्म नहीं कर सकते। वांगजी ने कहा, अब क्या। तभी वेनिंग बोला, क्यों ना मैं डांसिंग फेरी बनकर सबसे ये कह दूं कि वांगजी और वुशियान की शादी करा दे। वेनजिंग और वांगजी तो वेनिंग के भोलेपन पर हंस दिए। तभी वुशियान ने कहा, हाँ ये चीज़ काम कर सकती है। वेनजिंग ने कहा, कैसे। तो वुशियान उन्हें अपना प्लान बताने लगा और सभी लोग उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करने लगे। अगली रात वापस से वो घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी। साथ ही साथ बहुत सारे सोल्स पूरे वेन क्लान पर घूमने लगे। फिर वेन क्लान में जितने सारे कल्टिवेटर्स थे वो सभी उन सोल्स का सामना करने लगे। वेन रोहान, वेन चाओ, वेन शू, उसके साथ साथ जितने भी सारे कल्टिवेटर्स थे, यहाँ तक कि वेनजिंग और वेनिंग भी, सभी लोग उन सोल्स का सामना करने लगे। धीरे धीरे वो सोल्स शटर होने लगी, कुछ टूटकर बिखरने लगे, कुछ यहाँ वहाँ भागने लगे। वेन रोहान ने अपने बेटों से कहा कि इन सोल्स का पता लगा लो। जैसे वो हर जगह ढूंढने लगे, वो दूर खड़े एकांत में जो पैलेस खड़ा है वहाँ पर चले गए। उस पैलेस के ऊपर डांसिंग फेरी यानी हमारा हांगवंचुन खड़ा था, टान वांगजी, जो कि अपने सफ़ेद रोब्स को हवा में लहराते हुए डांस कर रहा था। उसकी बॉडी से हर तरफ बहुत सारे सफ़ेद, काले, लाल कपड़े, सिल्क के कपड़े ऐसे हवा में लहरा रहे थे और उन सब से सोल्स जनरेट हो रही थी, कुछ सफ़ेद, कुछ लाल, कुछ ब्लैक कलर की। वांगजी की आंखें बंद थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत गहरे सदमे में है। वेनशु और वेनचाओ तुरंत ही अपने पिता के पास चले गए, ये बताने के लिए कि ये सब कुछ वांगजी कर रहा है। तुरंत ही वेन रोहान उस पैलेस के सामने आ गया तो देखा वांगजी अभी भी डांस कर रहा है, अभी भी हवा में लहरा रहा है और उसके बॉडी से अभी भी बहुत सारी सोल्स निकल रही है।
अब वेन रोहान ने वांगजी को होश में लाने के लिए उस पर अटैक कर दिया, पर वांगजी बेहोशी की हालत में अपने हाथों से कुछ साइंस बनाने लगा और वो सारे साइंस इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वेन रोहान उनके सामने उनका मुकाबला नहीं कर पाया, उनके सामने हारने लगा। इधर उसे क्या पता कि वांगजी को ये सारे स्किल्स वी वुशियान ने सिखाए थे डार्क मैजिक को सप्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ जैसे ही वेन रोहान वांगजी पर हमला करने की कोशिश करता, उसकी आधी से ज़्यादा पावर वी वुशियान कंज्यूम कर लेता, जिससे उसका अटैक दिखने में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो वांगजी को हिट करने पर भी वांगजी पर कुछ असर नहीं होता। वुशियान की एनर्जी की वजह से वांगजी उस अटैक को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता और उस पर कोई निशान भी नहीं बनता, जबकि अगर वैसा ही अटैक किसी बेजान चीज़ पर कर दिया जाए या फिर किसी दूसरे इंसान पर कर दिया जाए, तब वुशियान उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, जिससे वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता। अब वांगजी को होश में लाने का वेन रोहान के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उसने बस अपने पैलेस को एक डोम के नीचे सुरक्षित कर दिया, जिसके ऊपर वांगजी डांस करता रहा। उसकी बॉडी से बहुत सारी सोल्स निकलती रही और वो हर तरफ जाकर बस हंगामा मचाती रही। कितने सारे वेन लोगों के घर जल गए, कितने सारे लोग परेशान हो गए, कितनी सारी कॉन्क्यूबाइंस डर के मारे मौत के घाट चल दी, पता ही नहीं। मतलब इन सब का हिसाब ही नहीं था। वो रात वेन क्लान पर कहर बनकर आई। अगले ही दिन जैसे ही वेन रोहान का दरबार भरा, सब लोग वहां पर उपस्थित हुए। वेन रोहान ने एक और घोषणा कर दी कि वो अपनी होने वाली पत्नी वांगजी के साथ सारे रिश्ते तोड़ देता है। साथ ही साथ उसे अपने दरबार में नए नए आए ऑफिशियल, जो जियांग क्लैन का ऑफिशियल है, वी वुशियान, उसके जिम्मे सौंप देता है। वुशियान और वांगजी की जल्द ही शादी कर दी जाएगी और उन दोनों को वांगजी के होम टाउन यानी गुसु भेज दिया जाएगा। वेल, ये सब लिंग जियाओ के दिमाग की उपज थी, जो वांगजी को यहाँ से दूर भेजना चाहती थी। उसने वेन चाओ के मुंह से ये सब वेन रोहान के सामने बुलवाया और वेन रोहान इस सब से एग्री कर गया। सभी लोग इस चीज़ से खुश थे कि उनके ऊपर से ये जो डांसिंग फेरी है उसका कर्ज चला जाएगा। उनकी खुशी चल ही रही थी, तभी वहाँ पर एक समन आ गया, एक लेटर जियांग क्लैन की तरफ से, जिस लेटर में लिखा गया था कि हमारी तरफ से तो हमने अपना ऑफिशियल वेन क्लैन में भेज दिया, लेकिन वेन क्लैन की तरफ से जियांग क्लैन में कोई भी ऑफिसर नहीं आया। अब वेनशु और वेनचाओ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वेन रोहान को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये सब अरेंजमेंट क्या है, तो उसने वेनचाओ से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। वेनचाओ ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जियांग क्लैन की तरफ से वी वुशियान हमारे क्लैन में सर्व करने के लिए आया है, ऐसे ही हमारी तरफ से भी एक ऑफिशियल जियांग क्लैन में जाना चाहिए, शांति दूत बनकर। अब वेन रोहान अपने सारे दरबारियों की तरफ देखने लगा। सभी लोग उसके लॉयल थे, ऐसे में जियांग क्लैन में किसको भेजना चाहिए। दूसरी तरफ वेनशु और वेनचाओ वो भी सोच रहे थे कि किसे जियांग क्लैन में भेज दे। तभी वेनशु की नज़र पेन्निंग पर गई, जो बुद्धू की तरह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर वेनशु ने तुरंत अपने पिता के सामने बॉव करते हुए कहा, पिताजी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सामने एक इंसान को पेश करना चाहूँगा। इजाज़त है, वेन रोहान ने कहा। तो वेनशु ने अपने छोटे भाई वेनिंग को महाराज वेन रोहान के सामने लाते हुए कहा, अगर आप चाहे तो आप वेनिंग को इस चीज़ की जिम्मेदारी दे सकते हैं। वेन रोहान ने वेनिंग की तरफ देखा, जो कि बड़े आदर से उसके सामने झुका हुआ था। वेन रोहान को वैसे भी इस नालायक बच्चे से कुछ ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं। वेन क्लैन में जो वो मुफ्त की रोटी खा रहा है, वो जियांग क्लैन में जाकर खाएगा। ऊपर से जियांग क्लैन में इसकी खातिरदारी अच्छे से होगी। तो वेन रोहान ने इस चीज़ को भी तुरंत ही डिक्लेयर कर दिया कि वेनिंग जियांग क्लैन में वेन क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए चला जाएगा। इधर वेनचिंग ने तुरंत ही वेन रोहान के सामने झुकते हुए कहा, अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि वेनिंग की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, उसे लगातार हर्बल मेडिसिन खिलाती रहनी पड़ती है।
अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। वेन रोहान ने इस बात पर कुछ सोचते हुए कहा, मैं हीलर वेंचिंग को वेन्निंग के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने का आदेश देता हूँ जब तक कि वेन्निंग ठीक नहीं हो जाता, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद है। इधर वेंचिंग और वेन्निंग के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, साथ में पांगजी और वुशियान के मन में भी, पर किसी ने भी अपने चेहरे पर ये खुशी नहीं दिखाई और सभी लोग वेन रोहान के सामने झुक गए। इधर वेन रोहान की रिसेंटमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी और पांगजी से तो सब लोग डर ही रहे थे, इसलिए उन सबको खुशी खुशी उन चारों को वहां से विदा कर दिया गया। वेन्निंग और वेंचिंग जियांग क्लान के लिए निकले और वांगजी और वुशियान गोसु के लिए निकले। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। जो कुछ भी उन्होंने चाहा था वो सब कुछ हो रहा था। वेट वेट वेट, क्या सच में सब कुछ हो रहा था? वेल, अभी तो नहीं। वुशियान ने वांगजी को लेकर गोसु जाने से पहले वेन्निंग के हाथों में एक स्क्रोल दिया था। उसने कहा कि ये स्क्रोल उसने वेन रोहान के आदेश पर बनाया है, जिस वजह से उसे जियांग क्लान में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ उसने एक और खत वेन्निंग के हाथों में थमाते हुए कहा, इसे जंगशा को दे देना। और वांगजी वुशियान के साथ वुसू चला गया। दोनों वहीं रहने लगे। लांझा ने उस केव से सारे लान लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्होंने अपनी सिटी को वापस से बसाया। दूसरी तरफ जियांग क्लान में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि जंगशा को रेड स्क्रोल मिला था जिसमें ये लिखा था कि वेन्निंग को वेन क्लान की तरफ से उसे एज ब्राइड ऑफर किया जाता है। और जो लेटर जंगशा को मिला था उसमें लिखा था, अगर तुमने आज के आज वेन्निंग से शादी नहीं की तो तुम्हें वेन क्लान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जियांग क्लान में इतनी अफरा तफरी का माहौल था कि उन्हें तुरंत ही जंगशा की शादी करनी थी। वेन्निंग और वेंचिंग दोनों ही इस पूरे अरेंजमेंट से बेखबर थे। जंगशा ने वेंचिंग की ब्लेसिंग्स के साथ वेन्निंग का हाथ मांग लिया, उसे शादी कर ली और जैसे ही वेन्निंग की जिम्मेदारी वेंचिंग के सर से चली गई, वैसे ही वो भी आज़ाद हो गई और खुद गुसु चली गई लान शिरेन के साथ लान सिचन को पाने के लिए। यहीं पर होती है ये स्टोरी ख़त्म। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।